गुड मॉर्निंग। आज हम डायमेंशनल फार्मूला जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज के अभी तक थे उसके आगे बढ़ेंगे। आज लास्ट डे है डायमेंशनल फार्मूलाइज का। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला के यूजेस है, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पढ़ने हैं। फिलहाल आज डायमेंशनल फार्मूलाओं को हम आज खत्म करेंगे इस वीडियो में। 4 वीडियो मैंने बताए, नियरली अबाउट 60 फिजिकल क्वांटिटीज, 60 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम निकालेंगे और आप लोगों को ये आने चाहिए डायमेंशन निकालना, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है बेटा। तो आज जो डायमेंशन 41 डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है याद रखना स्मॉल के से डिनोट करते हैं और ये होता है बराबर एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की रिलेशन है ये। तो एनर्जी को सबको पता है m1 L2 T-2 एनर्जी के। टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए इसका है K1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी m1 L2 T-2 K-1। एनर्जी का यूनिट है जूल, टेम्परेचर का केल्विन, हो गया जूल पर केल्विन, बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशंस। क्लियर बेटा। तो दिस इज 41st डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ द 42nd है स्टीफनेस कांस्टेंट। स्टीफनेस कांस्टेंट, ठीक है बेटा। स्टिफनेस कांस्टेंट याद रखना, स्टिफनेस कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, ऐसे इसको बोलते हैं सिग्मा। तो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय, याद रखना, एरिया मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई टेम्परेचर रेज पावर 4, ऐसे होता है। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर रेज पावर 4, ये रिलेशन। तो डायमेंशंस बनाइए। एनर्जी के क्या बनेंगे m1 L2 T-2 एनर्जी के। एरिया का हो गया L2, टाइम का हो गया T1, टेम्परेचर का हो गया K4, ठीक है। कैलकुलेशन करो बेटा, कैलकुलेशन करिए। स्टिफनेस कांस्टेंट का क्या बनेगा m0 नहीं m1, m तो 1 है, शाबाश बेटा। m1 L बनेगा 0, T बनेगा -3, K बनेगा -4, ऐसे, ठीक है। तो एनर्जी का क्या है, एनर्जी का हो गया जूल, एरिया का मीटर रेज पावर -2, टाइम का सेकंड रेज पावर -1, केल्विन रेज पावर -4, ठीक है बेटा। ये क्लियर, ठीक। तो ये हो गया स्टिफनेस कांस्टेंट। 43, शाबाश। इसके बाद होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं इसको, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। जे होता है बेटा बराबर वर्क अपॉन हीट, वर्क अपॉन हीट, वर्क अपॉन हीट। वर्क का होता है बेटा m1 L2 T-2, हीट का होगा m1 L2 T-2, दोनों का सेम। तो क्या बनेगा, शाबाश, ये बनेगा m0 L0 T0, डायमेंशन लेस है ये,
डायमेंशनलेस, ठीक, तो यूनिट भी नहीं मिलेगा इसको। जूल डिवाइडेड बाय जूल कैंसल, नो यूनिट्स, ठीक। ये हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब मैं आप लोगों को कुछ टाइप सी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की, ठीक है बेटा। टाइप सी है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल आसान। 44th वो है चार्ज, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्यू होता है बराबर I इंटू टी। I का मतलब करंट मल्टीप्लाई टाइम, करंट मल्टीप्लाई टाइम होता है चार्ज। करंट मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है? चार्ज। करंट का क्या है? एम्पियर, A1, टाइम का T1। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज की M0 L0 T1 A1, ठीक है बेटा। चार्ज का यूनिट SI यूनिट होता है बेटा कूलम, C कैपिटल, COULOMB, कूलम, ठीक। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बेटा। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है बराबर बेटा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक। वर्क अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का क्या है? M1 L2 T-2, चार्ज का। अभी चार्ज का निकाला A1 T1, क्या बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L2 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है V, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? शाबाश बेटा। तो इसके बाद होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा V अपॉन I, ये होती है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T-3 A-1। करंट, करंट का शाबाश A1 एम्पियर होता है। क्या बनेगा? M1 L2 T-3 A-2, ये बन गया रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये बन गई। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम को ऐसे ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं इसको, लेकिन लिखते हैं ऐसे ओम। ये होगी रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस के बाद होता है 47th कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर? क्लियर बेटा। तो
1 अपॉन रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो ये है, रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला ये है M1 L2 T-3 A-2। तो यहां पर लगा दीजिए बेटा, ये ऊपर लेना है, जो यहां पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेंगे, M1 M-1 L-2 T-3 A-2, ऐसे बेटा ये बन गए M-1 L-2 T+3 Ta+2। ये कंडक्टेंस है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, हो गया 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम को बोलते हैं ओम इनवर्स, और इसको बोलते हैं मोह। ओम इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं मोह, MHO। ये होता है कंडक्टेंस। क्लियर बेटा? इसके बाद होता है रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बाद आएगा कंडक्टिविटी। इधर देख लीजिए बेटा, क्लियर कर दीजिए सारे डायमेंशंस। ये आ गए डायमेंशन फॉर्मूला है। तो 47 तो हमने कर दी, वी आर गोइंग फॉर 48। तो अब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को बेटा बोलते हैं, याद रखना बेटा, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। रो पढ़ते हैं इसको। ये होता है बराबर, रो होता है बराबर बेटा R रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन लेंथ, ऐसे होता है। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन लेंथ, ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की अभी हमने निकाली, M1 रेजिस्टेंस की M1 L2 T-3 AT M1 L2 T-3 A-2, A-2, ये है रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर एरिया की मल्टीप्लाई L2 इस एरिया की डिवाइडेड बाय L1 इसकी। क्लियर? तो आपको आगे बढ़ना है बेटा, क्या बन जाएगा? M1 हो गया इसका, L तो 4 में से 1 हो गया, L3 T-3 A-2, M1 L3 T-3 A-2। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है बेटा ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बाद बेटा आएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। कंडक्टिविटी होता है बेटा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 अपॉन M1 L3 T-3 A-2, ठीक है बेटा। क्लियर? तो इसको क्या आएगा? M आएगा -1 ऊपर लेने के बाद, L-3 T-3 A-2। ये आ गई बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट है ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं मोह,
पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते। तो ये हो गया बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बाद बेटा होता है 50 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P से डिनोट किया जाता है। P होता है बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, Q के डायमेंशन L, 2 तो डायमेंशन लेस है, 2 डायमेंशन लेस है। Q चार्ज L लेंथ, Q चार्ज A1 T1 लेंथ का, 2 को नहीं आता है डायमेंशन में, हो गया L1। क्या बन गया, M है 0, L है 1, T है 1, A है 1। ठीक है, तो चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ, चार्ज मल्टीप्लाई लेंथ हो गया कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये है कूलम मीटर, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायमेंशनल ये है और डायमेंशनल ये जो एसआई यूनिट है वो है कूलम मीटर। क्लियर है बेटा? तो आप लोगों को मैंने आज यहां तक 50 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल के दे, आगे भी है बेटा। तो जो आगे है वो देख लीजिए, ये है 51, इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity of free space, absolute permittivity, absolute permittivity of free space or vacuum। इसको ऐसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। कोलंबस लॉ में मैंने पढ़ाया हुआ है। कोलंबस लॉ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े थे, कोलंबस लॉ होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो 1/4 पाई है, 1/4 पाई जो है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं बेटा 1/4 पाई के। फिर क्या रहा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लीजिए इस साइड, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, फोर्स है और डिस्टेंस है। डायमेंशंस निकाल दीजिए, शाबाश बेटा, डायमेंशंस को निकाल दीजिए। Q1 चार्ज हो गया A1 T1, ये हो गया इस चार्ज के। दूसरे चार्ज के A1 T1, ये हो गया दूसरे चार्ज के, डिवाइडेड बाय फोर्स का M1 L1 T-2, ये इस फोर्स का, मल्टीप्लाई डिस्टेंस का हो गया L2। ठीक है बेटा, क्लियर? अब जरा आप लोग कर दीजिए इसको कैलकुलेशन। ठीक है, ऊपर बनेंगे A2 T2 अपॉन M1 L3 T-2। तो बना दीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का। वो बनेगा M-1 L-3 T4 A2। ये आ गई डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट की। यूनिट्स क्या बनेंगे, कूलम इंटू कूलम, हो गया कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन फोर्स का, न्यूटन डिस्टेंस का, मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 52 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E होता है बराबर F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज होता है बेटा
ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शाबाश। तो आप लोग बता दीजिए EFI का फोर्स का क्या बनेगा, F1 L1 T-2 अपॉन चार्ज का। शाबाश, चार्ज का बता दीजिए A1 T1, डायमेंशन बना दीजिए M1 L1 T-3 A-1, ये डायमेंशंस बन गए। तो डायमेंशंस बनाने के लिए न्यूटन पर कूलम बनेगा SI यूनिट, न्यूटन फोर्स का चार्ज का कूलम बन गया न्यूटन पर कूलम इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बेटा, समझ आया? यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये हो गया डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आप लोगों को डायमेंशंस जो बताए, लगभग 52 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैंने बोर्ड पर निकाल के दे दिए। अब एक एक डायमेंशनल फॉर्मूला को आप लोगों को ध्यान से समझना है, और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन भेजने हैं वो आप लोगों को घर में करना है, होमवर्क करना है और उसको अपलोड भी करना है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए डायमेंशन किसके क्या है, और आप लोगों को ये डायमेंशंस डिराइव निकालने आने चाहिए। आप लोगों को ये पता लगना चाहिए, 4 दिन हमने डायमेंशंस के निकालने में लगा दिए। डायमेंशंस आप लोगों को ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखने हैं जिनका डायमेंशन सेम है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन लेस है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज, वो जरूरी, वो वाला कॉलम जो कॉलम नंबर 3 है, ये जरूरी आप लोगों को याद रहना चाहिए, तब जाके आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इन डायमेंशनल फॉर्मूलाओं को प्रैक्टिस कर दीजिए। जब तक आप लोग इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकलती है। तो ध्यान से समझिए इनको, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके।